केजरीवाल जी का सही चेहरा आ गया। जब केजरीवाल जी का सही चेहरा आया तो उनके साथ जुड़े हुए लोगों का भ्रम खत्म हुआ, और जब भ्रम खत्म हुआ तो लोग छोड़ेंगे सब काम जो आज सारी चीजें। पूरा आप लोगों को तो, पत्रकारों को तो पता नहीं क्या लगता है कि इस देश के अंदर जो कुछ हो रहा है वो भाजपा स्पॉन्सर कर रही है। केजरीवाल ने दारू बेची, वो भी भाजपा ने रुकवा दी होगी। केजरीवाल चौथी मालीवाल को मारेंगे तो वो भी भाजपा कराएगी। क्या मतलब है आप लोगों का ये कोई तरीका है? बिल्कुल गलत है। लेकिन आप ये सोचिए, लपक तो लेती है ना। भाजपा, मेरा मानना है वो सब समझदार लोग केजरीवाल को छोड़ के जाएंगे। बहुत सारे लोग तो लाइन में लगे हैं क्यों में केजरीवाल जी को छोड़ने दीजिए, अभी देखने दीजिए, अभी पंजाब का चुनाव चालू होने दीजिए, कितना लाइन लगा के जो केजरीवाल को लोग छोड़ेंगे, आम आदमी पार्टी को छोड़ेंगे। कि आने वाले समय तक, फिर से बोल रहा हूं, आने वाले समय में केजरीवाल जी की तरफ को देखकर थूकेगा भी नहीं, ये मैं कहना चाहता हूं। ये कैसा है केजरीवाल? मजाक बना रखा है सभी संवैधानिक व्यवस्थाओं को लेके, हर व्यवस्थाओं को, हर व्यक्ति को, हर जो सरकारी चीजें हैं, और अब जज को कि आप जज हो, हम आपको जज हम नहीं मानते। आप भड़का रहे हो खुलेआम मुसलमानों को। नमाज तो मुसलमान ही करते हैं, बिल्कुल। और किसको मारो? मतलब आप इस देश के अंदर गृह युद्ध कराना चाहते हैं। कांग्रेस नहीं जीत सकती इस तरीके के वातावरण को पैदा करके। पूरी उम्र निकल जाएगी राहुल गांधी जी की, सपना सपने में रह जाएगा। 55-56 के तो हो ही चुके हैं वो। और खड़गे साहब को कौन कह रहा है नमाज छोड़ के? कितना पवित्र काम करता है व्यक्ति, पूजा करता है, नमाज करता है। छोड़ दो उसको, जरूरत नहीं है। बीजेपी के लोगों को जाके मार दो। आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से देशवाणी में। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड भी अब जो है वो भगवा रंग में रंग चुका है, बीजेपी के रंग में रंग चुका है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि विपक्ष ने बोला कि जब धुरंधर 2 आई तो कि ये बीजेपी को समर्पित जो है वो फिल्म है। आदित्य धर के ऊपर जो है वो काफी सवाल उठाए गए। हालांकि धुरंधर ने कमाई जो है वो भाई साहब ताबड़तोड़ करी, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई में ही बीजेपी ने क्या फंडिंग की आदित्य धर को, कि उसमें बीजेपी के लिए जो एक सॉफ्ट कॉर्नर, जो एक अच्छे वाला कॉर्नर जो है वो रखा गया, उसमें सीन्स डाले गए, पीएम मोदी के सप्तग्रहण के जो है वो सीन्स डाले गए। उसमें दिखाया गया कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह जो है वो तुरंत एक्शन जो है वो लेते हैं, कैसे जो है वो बात करते हैं। मतलब हर एक सीन को देख के ऐसा लग रहा था कि पूरी फिल्म जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रही है। खैर, वो तो दर्शकों की बात है कि दर्शकों को पसंद आई, लेकिन आज की पॉडकास्ट की शुरुआत जो है धुरंधर से ही करेंगे, ताकि ये पॉडकास्ट जो है वो धुरंधर की तरह ही जो है वो सुपर हिट हो जाए। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हमारे साथ हैं। नमस्कार शुभेंदु जी, कैसे हैं आप? नमस्कार। तो शुभेंदु जी, धुरंधर के लिए तो आपको भी कांग्रेचुलेशन जो है वो कहना पड़ेगा, क्योंकि आदित्य धर जी ने जो है वो कमाल कर दिया। मतलब बीजेपी जिस तरीके का एजेंडा जो है वो लेके चल रही है, उस तरीके से मतलब बॉलीवुड पिछले कुछ सालों से सिर्फ बीजेपी को अच्छा दिखाने के लिए फिल्में जो है वो मार्केट में आ रही है। धुरंधर 2 का जब मैं टिकट लेने की कोशिश करी, जब मैं कर रहा था जी, तो कोई भी शो के टिकट मिल नहीं रहे थे। आज का सेम डे का, अगले दिन का। और एक यहाँ पे मॉल है, यूनिटी मॉल, जी जी, पैसिफिक मॉल, उसमें 9 वो है, सिनेमा घर है, जी जी जी, उसमें भी ट्राई किया। और सुबह 8 बजे से 6 बजे से पिक्चर चालू हो रही थी, रात को 2:30 बजे 3 बजे खत्म हो रही थी, और 9 के 9 में धुरंधर 2 चल रही थी। बिल्कुल। भाजपा वाले यदि इतनी अच्छी पिक्चर बना लेते, मतलब आप मानते हैं ना कि भाजपा वालों ने बनाई? पहली बात तो सुन लीजिए। भाजपा वाले यदि इतनी अच्छी पिक्चर बना लेते, हम पिक्चर के लिए फाइनेंस भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर पिक्चर अच्छा लगना या खराब लगना वो पब्लिक का काम है। पब्लिक को अच्छा लगा, एक सच्चाई देखी पब्लिक ने, और पिक्चरें वो चलती हैं जो सच्ची होती है। चली तो पठान भी थी, जिसको लेके लगातार जो है वो नहीं चली थी, सवाल उठाया था। पठान को लेके भी हाउसफुल जो वो जा रहे थे, सीट नहीं मिल रही थी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि वहां पे खान जो है वो करेक्टर चेंज हो गया था। मैं क्या कह रहा हूँ,
पाकिस्तान के ऊपर बनी हुई मूवी है। किस तरीके से उस पिक्चर में दिखाया गया है कि किस तरीके से कैश इतना ज्यादा था वहां पे। फिर ये नोटबंदी की घटना आई, बहुत सारी चीजें चेंज हुई मोदी के चेंज आने इस देश में, प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के कारण। तो ठीक है, मेरा ये कहना है कि यदि कोई भी पिक्चर बनाए देश के लिए बने, सच्चाइयों पे बने, और जो घटनाएं हुई हैं एक्चुअल उस पर बने, पाकिस्तान में किस तरीके से लोग सोचते हैं, यदि इस पर पिक्चरें बनेंगी तो इस भारत में चलेंगी। उसमें मोदी जी भी आते हैं और पुरानी सरकारों ने जिस तरीके से उस समय पर काम किया है वो पिक्चरों में दिखाया। एक भी ऐसी चीज बता दीजिए उस पिक्चर के अंदर जो झूठी दिखाई हो, कोई चीज कि ये मोदी जी ने शपथ नहीं ली, ये नहीं हुआ, इस तरीके से एक्शन नहीं हुआ, कोई चीज झूठी नहीं है। पूरी अच्छी से बिल्कुल सच्चाई पे पिक्चर बनी गई है और मेरे को लगता है जनता ने स्वीकारा है। ये नया जमाना है, नया भारत है, सच्ची चीजों के ऊपर, सच्चे चीजों के ऊपर जनता भी साथ में है और पिक्चर बनाने वाले भी साथ में। क्या बात है, बहुत बड़ी जो है बात बोल दी। चलिए फिलहाल जो है वो एक और मुद्दा ले लेते हैं। हाल फिलहाल में राघव चड्ढा जो है वो बड़े वायरल हुए। राघव चड्ढा को लेकर कि केजरीवाल जिस वक्त जेल जाने वाले थे उस वक्त राघव चड्ढा जो है वो गायब रहे। और अगर बात करें तो संसद में ऐसे ऐसे मुद्दे जो है राघव चड्ढा जो है वो उठाते हैं जिनका जो है वो पार्टी से, जिसकी वजह से उन्हें जो है वो निष्कासित भी किया गया। लेकिन पहला सवाल जो है वो मेरा ये है कि शुभेंदु जी, आप मानते हैं कि राघव चड्ढा जो सवाल उठा रहे थे क्या वो गलत थे? चाहे वो मतलब पार्टी को लेके बात नहीं कर रहे, लेकिन वो देश के उन मुद्दों के ऊपर बात कर रहे हैं कि वाकई में मोबाइल कंपनीज को जो है वो रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग नहीं बंद करनी चाहिए। उन्होंने मुद्दा जो है वो डिलीवरी पार्टनर्स का उनका भी उठाया था। समोसा एयरपोर्ट पे महंगा है बहुत, ये भी बताया उन्होंने। जी बिल्कुल, उन्होंने दिखाया। तो वो मुद्दे जो है वो उठा रहे थे। देखिए, बहुत सारे लोग, राजनीति है, बहुत सारे लोग दूसरी पार्टी में होंगे और अपनी पार्टी से जब उनका भ्रम खत्म होता है तो वो भाजपा में आते हैं। आप वो समझिए 13-14 का समय जब पूरे दिल्ली के अंदर केजरीवाल चल रहे थे। बच्चों ने, हमने, आपने मिलके वहां पे एक बड़े आंदोलन का स्वरूप दिया। उस अन्ना आंदोलन की बात कर रहा हूं मैं। और धीरे धीरे उस आंदोलन से जन्मी पार्टी आम आदमी पार्टी इतनी खत्म हो गई कि आज उसके जितने फाउंडर मेंबर थे, एक आध को कोई छोड़ दो, वो केजरीवाल जी के साथ है, सब छोड़ के चले गए। और केजरीवाल जी ने भी, जो बहुत क्लोजर थे केजरीवाल जी के, कुमार विश्वास जी, प्रशांत भूषण, किरण बेदी जी, कोई साथ में नहीं है आज की तारीख में। उसके बाद जो लोग हो रहा है, स्वाति मालीवाल 2006 से उनके साथ में है। उनके सब विषयों को वो उठाती रही, वो आज उनके साथ नहीं है। राघव चड्ढा जी उनके बहुत अच्छे सलाहकार थे, जिसको उन्होंने विधायक बनाया, उसके बाद राज्यसभा का वो भी बनाया, पंजाब के चुनाव भी लड़े। पर जब इन लोगों ने देखा कि जिस विषयों को लेकर राघव चड्ढा या स्वाति मालीवाल आगे बढ़े थे, उन विषयों पर एक समय के बाद लोग के अपने विषय से हट गए। उनका गाड़ी नहीं लेंगे, गाड़ी ले ली, बंगले नहीं लेंगे, बंगले लेंगे, ले लिया, शराब के ऊपर घोटाला नहीं करेंगे, वो भी कर लिया। तो जब ऐसे मसले आए तो जो लोग जिस भावनाओं से जुड़े थे वो लोग धीमे से उन भावनाओं से हट गए और केजरीवाल जी का सही चेहरा आ गया। जब केजरीवाल जी का सही चेहरा आया तो उनके साथ जुड़े हुए लोगों का भ्रम खत्म हुआ, और जब भ्रम खत्म हुआ तो लोग छोड़ेंगे ही। स्वाति मालीवाल जी को घर में बुला के पीटा था उन्होंने, आपने देखा कितनी बड़ी घटना हुई। ये भी कहा गया था कि वो पूरा जो है वो बीजेपी स्पॉन्सर सब काम, जो आज सारी चीजें पूरा, आप लोगों को तो, पत्रकारों को तो पता नहीं क्या लगता है कि इस देश के अंदर जो कुछ हो रहा है वो भाजपा स्पॉन्सर्ड कर रही है। केजरीवाल ने दारू बेची, वो भी भाजपा ने रुकवा दी होगी। केजरीवाल स्वाति मालीवाल को मारेंगे तो वो भी भाजपा कराएगी। क्या मतलब है आप लोगों का? ये कोई तरीका है? बिल्कुल गलत है। लेकिन भाजपा लपक तो लेती है ना। भाजपा हर उन विषयों को लेगी जो समाज के लिए होंगे।
यदि उन्होंने स्वाति मालीवाल का साथ गलत किया एक महिला का साथ, वो कौन सी महिला है? राज्यसभा की सदस्य है, और उस राज्यसभा की सदस्य को के साथ आपने लात मार रहे हैं, उसको मारपीट कर रहे हो। कहां पर? खुद केजरीवाल के घर में, सीएम घर में। तो ऐसी चीजों के ऊपर भी हम लोग ना बोले। तो मतलब राघव चड्ढा की अगर Z+ सिक्योरिटी जो है वो हटाई जाती है तो केंद्र सरकार जो है वो Z+ सिक्योरिटी देने के लिए रेडी हो जाती है। क्यों हटाया उन्होंने? हाँ। और क्यों दिया था? दोनों प्रश्न है। पंजाब सरकार ने क्यों दिया था राघव चड्ढा मतलब को? बीजेपी लपक लेगी नहीं, तुरंत। हाँ। सिक्योरिटी देना ना देना वो उनके कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स होते होंगे, उस पर दी जाती है। और यदि उनको आवश्यकता है कोई सिक्योरिटी देने की, सिक्योरिटी उन्हीं को आवश्यकता होती है जिसको थ्रेट होती है। और ये सोच समझ के पार्टी ने दिया होगा। पार्टी मतलब होम मिनिस्ट्री देती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई किसी को सिक्योरिटी नहीं देती। इसलिए मेरा मानना है वो सब समझदार लोग केजरीवाल को छोड़ के जाएंगे। बहुत सारे लोग तो लाइन में लगे हैं क्यों में केजरीवाल जी को छोड़ने दीजिए, अभी देखने दीजिए, अभी पंजाब का चुनाव चालू होने दीजिए, कितना लाइन लगा के जो केजरीवाल को लोग छोड़ेंगे, आम आदमी पार्टी को छोड़ेंगे। कि आने वाले समय तक, फिर से बोल रहा हूं, आने वाले समय में केजरीवाल जी की तरफ को देखकर थूकेगा भी नहीं, ये मैं कहना चाहता हूं। केजरीवाल की ही बात चल रही है तो केजरीवाल पे आ जाते हैं। हाल ही में केजरीवाल ने कहा कि जज जो है वो बदला जाए, मैजिस्ट्रेट जो है वो बदला जाए, क्योंकि उनको उनके ऊपर जो है वो भरोसा नहीं है और अपना ही जो है वो लड़ाई, अपनी फाइट जो है वो केजरीवाल खुद करेंगे। देखिए ये बहुत जो केजरीवाल भी रेखा गुप्ता जो है वो सीएम है दिल्ली की, और जो है वो लगातार इसके ऊपर भी उपहास कर रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं, हाँ। जिस जज ने उनके फेवर में बोल दिया वो जज सही है, और जो एजेंसीज और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वो गलत है जो उनके विरोध में बोल रहा है। ये कैसा है केजरीवाल? मजाक बना रखा है सभी संवैधानिक व्यवस्थाओं को लेके, हर व्यवस्थाओं को, हर व्यक्ति को, हर जो सरकारी चीजें हैं, और अब जज को कि आप जज हो, हम आपको जज हम नहीं मानते, हमको दूसरा जज दिया जाए। ये अधिकार है क्या? ये अधिकार है? ये अधिकार है क्या किसी का? कल आपके ऊपर कोई केस हो और आप कोर्ट में जाओ और कहो नहीं ये जज हमको पसंद नहीं है, दूसरा जज दिया जाए, तो क्या करे जाएगा? और इस तरीके से जो केजरीवाल जी कर रहे हैं, सभी संवैधानिक व्यवस्थाओं को, ऑर्गेनाइजेशंस को उन्होंने बदनाम किया। पहले इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई, पुलिस, सबको कब किया, होम मिनिस्ट्री, और अब जुडिशरी के ऊपर भी बोल रहे हैं। भाई केजरीवाल जी कितना नीचे गिरोगे आप? और ये जनता देख रही है, आप बचोगे नहीं। और फिर से जो आप कह रही हैं कि उनको लोअर कोर्ट से, राउजमेंड्री कोर्ट से उनको मुक्त कर दिया गया है, मैं कम से कम 5 नाम बताता हूं। जयललिता, शशिकला जी, जयललिता जी, शशिकला जी, चौटाला जी, और ये लालू यादव, ये इन सब लोगों को छोटी अदालत ने बाइज्जत बरी किया था, और बड़ी अदालतों ने इनको कन्विक्ट करके इनको सजा भी दी और इन्होंने सजा भोगी है जी। ये केजरीवाल जी के साथ भी होगा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जो है वो सवाल उठाते हैं कि एलजी को जो है वो दिल्ली में ज्यादा सक्रिय किया जा रहा है, और इतिहास रहा है बीजेपी का कि लगातार जो है बीजेपी अपने सीएम जो है वो बदल देती है, बीच कार्यकाल में बदल देती है। तो अब सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एलजी इतने सक्रिय हो गए हैं कि हर चीज के ऊपर एलजी जो है वो एक्शन ले रहे हैं, हर मुद्दे के ऊपर जो है वो एलजी बोल रहे हैं। तो अब सीएम रेखा गुप्ता जो है वो धीरे धीरे उनको जो है वो हटा दिया जाएगा। क्या लगता है, सच्चाई है इसमें? फिर मैंने पिछले बार भी कहा था आपको कि सौरभ भारद्वाज जी हार जाने के बाद, अपना चुनाव खुद हार जाने के बाद मानसिक विकलांग हो गए हैं। मैं सही शब्दों का उपयोग कर रहा हूं। कुछ महीने पहले ये कह रहे थे कि जो एलजी सक्सेना जी थे वो जितना हमारी सरकार में एक्टिव थे, अब एक्टिव क्यों नहीं है रेखा जी के आने के बाद? अब नए एलजी आए हैं, वो एक्टिव हो गए, तो कहना ये एलजी एक्टिव क्यों है? तो ये भैया सौरभ भारद्वाज ही कह सकते हैं। और मैं तो फिर कहूंगा इस दिल्ली को यदि जल्द ही बहुत अच्छा बनाना है तो आपको, हमको, मिनिस्टर्स को, प्रवक्ताओं को, एलजी को, सबको काम करना पड़ेगा, तब जाके दिल्ली हमारी और आपके सपनों की दिल्ली बनेगी।
तो एलजी यदि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा पहाड़ों को कैसे टाइमलाइन दे के उसको खत्म किया जाए उस पर काम कर रहे हैं, यमुना नदी के ऊपर काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत बड़ा डिजाइन हो रहा है। आप सोचो पूरी रिंग रोड के ऊपर एक और रिंग रोड बनाई जा रही है जिसका सर्वे भी हुआ कल, और पूरे दिल्ली के ऊपर यदि दो रिंग रोड होंगी, रिंग रोड के ऊपर एक नया रिंग रोड, तब आप सोचिए कि दिल्ली उसी तरीके की होगी जैसे दूसरे देश में हम जाते हैं, कभी चाइना गए हैं, कभी दूसरी कंट्रीज में गए हैं, जहां पे एक तरफ जाने का रास्ता और नीचे वाले पे आने वाला रास्ता दिखाया जाता है। इस तरीके से दिल्ली बनने वाली है, और 2-3 साल देखिए दिल्ली को कैसे जाम मुक्त करेंगे, पोल्यूशन मुक्त करेंगे, पानी की कमी नहीं होगी। दिल्ली की जो समस्याएं पीछे आम आदमी पार्टी की सरकार में रही हैं, और बारिश आने पर पानी का भराव भी नहीं होगा, भराव नहीं होगा। चलिए, आपने जो है वो कहा कि इस तरीके से जो है वो अब एक रोड मैप जो है वो तैयार किया गया है। सबसे बड़ी आप तो अखबार में पढ़ते ही होंगे। जी बिल्कुल। सबसे बड़ा जो सवाल है वो जाम को लेके। आपने कहा कि जाम नहीं लगेगा। अब मेरा सवाल ये है कि लगातार ट्रैफिक को लेके भी हाल ही के दिनों में जो है वो अखबार में खबर आई थी कि ट्रैफिक रूल्स जो है वो थोड़े बदल जाएंगे। अगर चालान जो है वो नहीं भरे हुए होंगे तो पीयूसी नहीं करवा सकते, वो रिन्यू नहीं होंगे। मेरा सवाल यहाँ पे ये है शुभेंदु जी कि उस भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश जो है वो क्यों नहीं की जाती, जहां पे 4 ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होकर जो है वो चालान काटते हैं या चालान नहीं भी काटते हैं और घूसखोरी जो है वो लेकर जो है वो अपनी जेबें गर्म करते हैं और आम जनता को परेशान करते हैं। पहला सवाल। दूसरा सवाल मैं एक और ले रही हूं, दिल्ली में जगह जगह पर पार्किंग माफिया वालों का जो है वो अड्डा पूरी दिल्ली बनी हुई है, जिनमें से एक सबसे चलती हुई मार्केट है सदर बाजार मार्केट। अगर हम आप हाल ही की हमारी खबर देखेंगे, रिपोर्ट देखेंगे, तो हमने खबर भी की थी कि वहां पे एक सड़क के ऊपर 3 से 4 लेन जो है वो पार्किंग अवैध तौर पे चलाई जा रही है। क्या उसके ऊपर सरकार की नजर नहीं जा रही है, जो जीरो टॉलरेंस वाली बात होती है? क्योंकि एलजी और सीएम रेखा गुप्ता ये बात कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस। तो क्या सदर बाजार के ऊपर कभी बुलडोजर जो है वो इस तरीके से चलेगा कि वहां पे सुचारू रूप से, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है सदर बाजार अगर बात की जाए तो। सबसे पहला आपने प्रश्न किया जी कि दिल्ली में चालान के ऊपर, बिल्कुल, लोग चालान भरते ही नहीं थे। चालान हो रहा था और चालान भर नहीं रहे थे, और सोचते थे जब लोक अदालत लगेगी तो हम माफ करा लेंगे, कम करा लेंगे। ये सब विषयों को लेके काफी चर्चा हुई। लोगों को चालान क्यों किया जाता है कि आप लोग डिसिप्लिन में चले। बिल्कुल। और अभी 90% चालान वो आ रहे हैं जो कैमरे से हो रहे हैं। आपने रेड लाइट तोड़ी तो आपको पकड़ा गया, कैमरे ने देखा, आपके पास चालान आ जाएगा। आपकी ओवर स्पीड हुई तो आपके पास चालान आएगा। इसमें कोई भी फिजिकल पुलिस वाले की जरूरत नहीं है। तो 90% चालान नॉर्मल कैमरे से है, और उसको चालान को एक भरने का समय रहता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उस पे नहीं भर रहे थे, उसके लिए कुछ चेंजेस किए गए। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि ट्रैफिक पुलिस को एक जो है वो टारगेट दिया जाता है कि शाम होते होते आपको इतने चालान जो है वो करने ही करने हैं? जमाने चले गए, कहाँ की बात कर रहे हो आप? मैं हाल ही की बात कर रही हूँ, मैं हाल ही की बात कर रही हूँ शुभेंदु जी। सुन तो लीजिए, ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी ये चीज जो है वो हमसे कहते हैं कि हमें टारगेट दिया जाता है। आप लोग पत्रकारों को पता नहीं कौन ट्रैफिक पुलिस मिलता है। मैं कह रहा हूँ कि 90% चालान आजकल ऑटोमेटिक सिस्टम से आ रहे हैं। बिल्कुल। लाल बत्ती जो लोग तोड़ेंगे, अपने सामने कैमरा लगा, जिन्होंने तोड़ी उसका गाड़ी का नंबर आता है, गाड़ी का नंबर उस व्यक्ति से कनेक्टेड होता है और चालान आता है। पुलिस के पास कोई टारगेट नहीं है। पुलिस के पास एक ही टारगेट है, ट्रैफिक पुलिस के पास, कि कोई भी व्यक्ति कानून ना तोड़े। और जो एक्सीडेंट हो रहे हैं ओवर स्पीडिंग के कारण हो रहे थे, आपने देखा कि गाड़ियां टकरा रही थी, तो पिछले कुछ महीनों में आपने ये देखा है कि दिल्ली के अंदर वो एक्सीडेंट कम हुए हैं, और उसकी आवश्यकता है। कोई टारगेट नहीं है। मैं फिर कहता हूं, कोई टारगेट नहीं है। अब जरूरी ये है कि आप और हम दोनों लोगों को जब रोड पे गाड़ी चलाएं तो हमको डिसिप्लिन में रहे, यही आवश्यकता है। और यही हम मदद कर सकते हैं दिल्ली वासियों की, कि जो कोई गरीब उस गाड़ी के नीचे ना आ जाए। जी चलिए, अब बात जो है वो कर लेते हैं किन्नर बिल को लेके। पिछले दिनों जो है वो किन्नर बिल में कुछ संशोधन हुआ, और उसमें मेडिकल जांच जैसा जो है वो कॉलम आया, जिसके ऊपर सबसे पहले जो है वो ऑब्जेक्शन किन्ना अखाड़ा के लक्ष्मी त्रिपाठी जी ने उठाया। और
बहुत सारे किन्नर्स जो हैं वो जंतर मंतर पे जाके धरना प्रदर्शन भी करके आए और किन्नरों ने सिर्फ एक बात कही कि जिन्हें जो है वो पहले से कुदरत ने नंगा किया हुआ है उनको सरकार जो है वो नंगा करके मेडिकल करवाएगी और उसके बाद मेडिकल करवा के उनको फिर से जो है वो ये साबित करना पड़ेगा कि क्या वो जो है किन्नर हैं कि नहीं है। सिरे से नकार रहे हैं इस बिल को। उनका ये कहना है हमसे ना तो पूछा गया इस बिल को लाने से पहले और ना हमसे कोई डिस्कशन किया गया कि जो उच्च लेवल के उसमें जो है वो बैठे हुए किन्नर थे कम से कम उनसे जो बातचीत की जाती कि ये बिल जो है वो आने वाला है। हाँ, किन्नर के ऊपर जो बिल आया है जी, उसमें एक बेहद चर्चा के बाद बिल आया है किन्नरों के साथ और ऐसा लगभग 3 से 4 राउंड चर्चा हुई है और उस बिल में जो हम लोगों ने जब चर्चा करी तब उसमें ये आया कि बहुत सारे आर्टिफिशियल किन्नर घूम रहे हैं जो किन्नर है ही नहीं, रोड पे भीख मांगने चले आते हैं। उन्होंने कुछ इस तरीके का ड्रेस अपना कपड़े पहने हुए हैं, जो पुरुष हैं महिलाओं के रूप में घूम रहे हैं, कई महिलाएं किन्नर के रूप में घूम रही हैं, या उन्होंने कुछ पुरुषों ने ऑपरेशन करा लिया है ना। आजकल बहुत सारी सर्जरी हो जाती है, जी बिल्कुल, है ना, और फिर वो गलत काम कर रहे हैं और उस गलत काम में बहुत सारे किन्नर ऐसे भी हैं जो प्रोस्टिट्यूशन भी कर रहे हैं। अब जब ऐसी समस्या आई और ये समस्या किसने उठाई, खुद किन्नरों ने, जो किन्नर समाज के लोग हमारी बिल की मीटिंग में थे, उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग डुप्लीकेट किन्नर बने हुए चल रहे हैं। तो उन्होंने एक सजेशन दिया कि ये सब तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को यदि सुचारू रूप से चलाना है और कुछ फैसिलिटी देनी है किन्नर को, और ये जो किन्नर बनने का शौक चल गया, लोगों को लगता है कि हम किन्नर बन जाएंगे तो पैसा कमा लेंगे, इस पर रोक लगेगी यदि हम उनका मेडिकल टेस्ट कराएं। और उनकी ओर से ये सजेशन था, सरकार ने माना और मेरा भी मानना है कि यदि कोई लोग आर्टिफिशियल किन्नर बने हैं जो जन्मजात किन्नर नहीं हैं, उनको वो फैसिलिटीज जो सरकार देना चाहती है वो नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे ही भारत सरकार ने भी लगभग 12 गरिमा गृह बनाए हैं किन्नरों को वहां पे सेटल करने के लिए। कई बुजुर्ग किन्नर हो जाते हैं, उनको नहीं व्यवस्थाएं होती हैं, तो उनके लिए 12 गरिमा गृह बन चुके हैं, आगे और बनाए जा रहे हैं। इस देश में हम बहुत उनके लिए संजीदा हैं किन्नरों के लिए, पर किन्नरों के नाम पर जो ये एक बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है, गड़बड़ झाला चल रहा है, उसको खत्म करने की आवश्यकता है। इसलिए कानून भी लाया। किन्नरों ने ये भी कहा कि अगर पता करवाना था तो उसमें मेडिकल जांच के बिना भी जो है वो हो सकता था। अगर मेडिकल जांच ना करवाते तो जहां पे वो पैदा हुए हैं वहां पे जाके पता कर सकती थी सरकार। सर सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, आपको यदि कहीं आर्मी में या एयरफोर्स में कभी या कोई सरकारी नौकरी में ज्वाइन करना होता है तो आपका मेडिकल चेकअप होता है, बिल्कुल होता है, या आपके घर पे जाके चेक करेंगे कि यहाँ पैदा हुई थी कि नहीं हुई थी। मेडिकल चेकअप करने का पर्पस ये है कि वो व्यक्ति किन्नर है नहीं है जन्मजात, या उसने ऑपरेट करा के किन्नर बना है, कोई षड्यंत्र के कारण किन्नर बना है। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का मानना है कि हम जो फैसिलिटीज देने जा रहे हैं वो हम ओरिजिनल किन्नर्स को देंगे। ये जो बहुरूपिया किन्नर के रूप में घूम रहे हैं उस पर वो फैसिलिटीज नहीं लागू। खड़गे जी ने कहा, और अब मैं क्योंकि कांग्रेस पे बात कर रही हूं तो शुभेंदु जी कहीं ना कहीं जो भड़क जाएंगे, क्योंकि जहां जहां राहुल गांधी की बात आती है वहां पे जो है वो बीजेपी वाले थोड़े आक्रोशित हो जाते हैं। यहाँ पे जो है वो खड़गे जी कहते हैं कि बीजेपी जो है वो सांप है और इस देश से अगर देश को सांप मुक्त अगर करना है तो नवाज छोड़कर इनको मारना शुरू करो। इसके ऊपर जो है वो एक तीखी बहस जो है वो छिड़ चुकी है तमाम चैनल्स पे, टीवी शोज पे आप जो है वो देख रहे होंगे। तो हमारा भी यही सवाल है कि क्या कहेंगे खड़गे जी के। खड़गे जी सठिया गए हैं, पागला गए हैं ये लोग। इस देश को बचाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बहुत काम किया। इस देश के सनातन धर्म को आगे तक बचा के ले जाने का काम भी संघ लगातार करती आई और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ऐसे समय पर वो क्या बोल रहे हैं, नवाज छोड़ो,
किस मतलब कौन लोग? मुसलमान छोड़ो नवाज, और संघ और बीजेपी वालों को मार दो। आप भड़का रहे हो खुलेआम मुसलमानों को। नवाज तो मुसलमान ही करते हैं। बिल्कुल। और किसको मारो? मतलब आप इस देश के अंदर गृह युद्ध कराना चाहते हैं। कांग्रेस नहीं जीत सकती इस तरीके के वातावरण को पैदा करके। पूरी उम्र निकल जाएगी राहुल गांधी जी की, सपना सपने में रह जाएगा। 55-56 के तो हो ही चुके हैं वो। और खड़गे साहब को कौन कह रहा है? नमाज छोड़ के, कितना पवित्र काम करता है वो व्यक्ति, पूजा करता है, नमाज करता है, छोड़ दो उसको, जरूरत नहीं है। बीजेपी के लोगों को जाके मार दो। इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस का अंतिम समय आ चुका है। हमारे कहने से नहीं है, कोई भी व्यक्ति भारत का मिलेगा। क्या बात कर रहे हो? आपको हो सकता है आपकी विचारधारा मेरी विचारधारा से ना मिले, पर उसके बावजूद भी क्या आप कह सकते हो ऐसा? या खड़गे जी को कहां से दिमाग में आया? ये कौन लोग हैं उसको ये सब बोलना सिखा रहे हैं? दुर्भाग्य है इस देश का, जिस पार्टी ने, जिस कांग्रेस ने बहुत साल भारत के ऊपर राज्य किया, वो ऐसे बयानों पर आ चुकी है कि मार दो। अब जनता छोड़ेगी नहीं। जिस तरीके से बंगाल में कांग्रेस को कोई वोट देने वाला वोटर नहीं मिल रहा, बहुत जल्दी समय आएगा कि कांग्रेस को कोई हाथ में कांग्रेस का झंडा थामने वाला आदमी इस पूरे देश में नहीं मिलेगा। ऐसे ही कारण है। इसलिए बहुत ज्यादा क्या बोले उन लोगों के ऊपर। आनंद तो आप पगला गए, लेते हैं, पगला गए, बात आती है, पगला गए। मैं तो ये कह रहा हूं पागल हो गए, मानसिक विकलांग हो चुके हैं। बुजुर्ग आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, मेरे को नहीं बोलना चाहिए ऐसी बात उनके ऊपर, पर यदि ऐसे सेंटेंसेस बोलोगे तो दिक्कत होगी। परिसीमन को लेके भी जो है वो राहुल गांधी ने जो है वो खूब हल्ला उन्होंने मचाया। उन्होंने कहा कि कब्जा करने की कोशिश जो है वो बीजेपी कर रही है, परिसीमन के बहाने महिलाओं के आरक्षण को लेके भी। अरे भाई, जो महिलाओं को हमने पीछे मातृवंदन योजना बनाई थी जिसमें 33% कोटा पार्लियामेंट में भी देने की बात करी है, तो हम देना चाहते हैं। आज कानून चल रहा है, उस पर डिस्कशन चल रहा है पार्लियामेंट। और यदि इनको देना होता तो इतने साल तक ये थे। राहुल गांधी कह रहे मैं विरोध में नहीं हूँ। हाँ, तो क्या लेकिन चुनावों से पहले ही इस तरीके की जो है नीतियां क्यों बीजेपी करती है? मतलब कब्जा करने के लिए तो कर लेते हैं। हाँ, 4 मई को रिजल्ट आ जाएगा। उससे पहले और उससे बाद में क्या फर्क है? अगला जो 29 में जो चुनाव होना है उसके लिए है, और उस 29 के चुनाव के लिए यदि हम एक कानून ला रहे हैं महिलाओं के लिए जिसमें महिलाओं का विकास होगा। जब आप सोचो पूरी पार्लियामेंट में 33% महिलाएं बैठेंगी, तो देश के अंदर महिलाओं को पूरा हिस्सा मिलेगा। मिलना तो 50% चाहिए, आधी आबादी है, पर चलो 33% ही बहुत है। यदि इतना तो सोचा, पर उसके बावजूद भी विरोध यदि वो कर रहे हैं, फिर से कह रहा हूं, यदि विरोध कर रहे हैं तो मातृशक्ति का विरोध कर रहे हैं। और ऐसे समय पर मेरा मानना है कि कांग्रेस को या विपक्ष को विरोध नहीं करना चाहिए, ये बिल पास करना चाहिए। दूसरा, परिसीमन के बाद 850 संख्या, आज 65 करोड़ के ऊपर भी 545 लोग थे, और आज 140 करोड़ लोगों के पास भी जब जनता हो गई तब भी उतने ही है। तो मेरे को लगता है एक सांसद के ऊपर ज्यादा बोझ है, उसको कम करने के लिए 850 किया जा रहा है, वो भी देश के हित के लिए काम किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने भी खूब इसके ऊपर जो है वो हल्ला बोला। उन्होंने कहा कि सब कुछ जो है वो चुनावों से पहले इस तरीके से जो है वो बीजेपी करती है। चुनाव के बाद में आएगा। हाँ। इसका इम्प्लीमेंटेशन 2029 में करना है। हम तो बिल आज ला रहे हैं, बिल में चुनाव से क्या लेना देना। बिल के लिए 3 दिन का सेशन बुलाया, आइए अपना, आपको लगता है ये बिल में ये कमियां हैं, इसको हम ठीक कर लेना चाहिए। उसी सत्र को लेके तो हंगामा हो रहा है। हम उस पे ठीक कर ले। आपको लगता है बिल में ये कमी है, इसको प्लस करना चाहिए, हम आइए बैठिए डिस्कस करिए। पार्लियामेंट इसीलिए तो बनाई गई है कि उसका डिस्कशन हो। आप डिस्कशन करना नहीं चाहते। आपको क्या लगता है जब सीटें जो है वो बढ़ जाएंगी तो उसके बाद फायदा तो सीधे तौर पे बीजेपी को होने वाला है ना उससे? क्यों? लगातार कह रहे हैं अखिलेश यादव। कैसे उनको लग रहा है कि वो हमेशा हटे रहेंगे? इसका मतलब है
उनको यूपी ने अपने दिखा दिया था, बीजेपी 400 पार कर रही ठीक थी, है, उस टाइम पे कितने में सिमट के रह गई थी। ये सुरेंद्र रहता जी है, आप भी सुनते लो। सामने हैं। जब भी तीसरी बार चलती है एंटी इनकम्पेंसी रहती है, हाँ। उनको लगता नहीं है विपक्ष को। आज कोई विपक्ष को पूछ रहा है कहीं पे? मैं तो ये कह रहा हूं कि सब अच्छे काम हो रहे हैं, कोई विषय नहीं है, कोई बताने के लिए नहीं है। राहुल गांधी ने कोई बिल आज तक नहीं पढ़ा, अखिलेश जी भी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते मालूम नहीं। वैचारिक, इनके अंदर वैचारिक शून्यता है। अब मेरा ये कहना है, इस देश को यदि बढ़ाया जा रहा है, इसमें बहुत सारी चेंजेस लाए जा रहे हैं, देश के अंदर बहुत महिलाओं के लिए कानून लाया जा रहा है जो अच्छा कानून है, इनको सपोर्ट करना चाहिए। और वहां पे अपना आपको कोई ऑब्जर्वेशन है तो वो डिस्कस करना चाहिए, उसके पक्ष में उसको अमेंडमेंट करना चाहिए, सब प्रोसेस है और इसको संसद में डिस्कस करके पास करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में क्या माहौल जो है वो इस बार बीजेपी के लिए बन रहा है? उत्तराखंड बाकी जो क्षेत्रों के अभी जो चुनाव हो रहा है, जैसे वेस्ट बंगाल में सरकार बना रहे हैं, जी। तमिलनाडु में सरकार बना रहे हैं, आसाम में सरकार बना रहे हैं, पांडुचेरी और केरला में हम बहुत अच्छी बढ़त के साथ आएंगे पुराने कंपैरिजन में। तो मेरा ऐसा मानना है कि पूरा देश ये चाहता है कि भारत में डबल इंजन की सरकार हो, तभी विकास होगा। क्योंकि जहां जहां सिंगल इंजन है, जैसे हिमाचल, तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन सिलेंडर आज भी 500 रुपए में मिलता है। सिलेंडर कितने भी हो, पेट्रोल कितना बढ़ गया ये नहीं बताएंगे? सिलेंडर आज भी 500 पेट्रोल रुपए में कितना बढ़ मिलता गया है। है? कांग्रेस दे रही है और कांग्रेस सुन तो लो, करके आज दिखा रही भी- है। आज भी- शुभेंदु जी, ये वही मेरी बात है, आज भी बीजेपी है जिसने उज्ज्वला जी- लगातार सुन तो सवाल लो। उठाए थे कि सिलेंडर के दाम जो है वो बढ़ रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, सिलेंडर का दाम आज भी वही है, कोई बढ़ा नहीं है। हमारा 638 रुपए में आज भी उज्ज्वला के जो लोग हैं उनको हम देते हैं और लगातार देते रहेंगे। आज से 12 साल पहले जब हमारी सरकार नहीं थी, उस दिन जो सिलेंडर का रेट था उससे भी कम आज है। 14 12 साल के बाद भी, महंगाई इतनी हो जाने के बाद भी सिलेंडर का रेट रखा हमने कम है। और इतनी ईरान और इजराइल के झगड़े हो जाने के बावजूद भी लाइनें भी लगी, लाइनें तो वो लगी। भी कम है। उन्होंने, हमने पिछली बार बताया कि उन्होंने लोगों को भड़काया, लोग भाग गए, सब चीजों को नॉर्मलाइज कर दिया गया है। और अब देखिए कहीं लाइन नहीं है। और साथ में एक और चीज, हमने रेट नहीं बढ़ने दिए, ना डीजल के, ना पेट्रोल के और ना ही सिलेंडर के। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शुभेंदु जी, आप हमारे साथ जो वो जुड़े। फिर मिलेंगे आपके साथ एक बार जो है वो जहां पे वोटिंग इन दिनों चल रही है, रिजल्ट आने के बाद फिर देखते हैं कि बीजेपी कितना जो है वो काबिज हो पाती है इन स्टेट्स में, अपने आप को साबित कर पाती है। सबसे बड़ा तो अगर बंगाल की बात की जाए तो बंगाल को लेके भी सबसे बड़ा जो वो सवाल बना हुआ है कि इस बार जो है बीजेपी खेला करेगी या फिर ममता दीदी जो है वो इस बार खेला करेगी। फिलहाल के लिए इस पॉडकास्ट में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।